नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने इकोनॉमिक्स जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट कर दिया है और दो क्लासेस मैंने कंप्लीट भी कर दी हैं। इन क्लासेस में हमने आपको मतलब कि बताने का प्रयास किया है कि आखिर इंडियन इकॉनमी और इकोनॉमिक्स में अंतर क्या होता है, दोनों की परिभाषाएं क्या होती हैं, दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये भी आपको डिफ़ाइन किया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी डिफ़ाइन किया कि परिभाषित किया है कि कैपिटलिस्ट इकॉनमी क्या होती है और सोशलिस्ट इकॉनमी क्या होती है और मिक्स ऑन इकॉनमी क्या होती है। उसके बाद हमने आपको कल बताया था कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो आज से हम यूपीएससी की प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम सिलेबस वाइज कवर कराएंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूपीएससी की इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट किया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म से। प्लस हम ये भी कोशिश करेंगे कि आने वाले जो एग्जामिनेशन है 2025 में, उसमें हम प्रीलिम्स प्लस मेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि इंडियन इकॉनमी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इसको समझने के लिए आपको मतलब क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होती जाएगी। और क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है प्लस एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है, तो हम लिंक वाइज भी कवर करेंगे कि आखिरकार कैसे एक इंडियन, कैसे एक यूपीएससी का एस्पिरेंट इंडियन इकॉनमी को कवर करेगा, कवर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सिलेबस जो यूपीएससी का जो कवर करेंगे वो पर डे एक पॉइंट कवर करेंगे। यानी कि आपको एक मतलब कि एक पॉइंट सिलेबस लिखेंगे बोर्ड पे और उसके बाद में इसमें 2 से 3 क्लासेस हम प्रॉपर आपको पढ़ाएंगे। इससे ये होगा कि आपका बर्डन भी नहीं होगा कि आपको सिलेबस पूरा लिखना है फिर उसके बाद में पढ़ना है। नहीं, हम एक पॉइंट लिखेंगे पर डे सिलेबस, उसको 2 से 3 क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिलेबस का, यूपीएससी मेंस का, फिर उस पर काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला जो पॉइंट आपका है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यू, रिलेटिंग टू relating to planning, mobilization of resources, resource growth, development, and employment। एम्प्लॉयमेंट, जो भी स्टूडेंट चाहे इसको नोट डाउन कर सकता है। इसको हिंदी में भी कोशिश करूंगा लिखने की। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था
और मुद्दे जो संबंधित हैं योजना के क्रियान्वयन और स्रोत संसाधन वृद्धि विकास और रोजगार। रोजगार नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। आई होप आपने नोट कर लिया होगा सिलेबस को। बस केवल एक ही पॉइंट लिखाऊंगा, यानी कि यही पॉइंट केवल लिखाएंगे, केवल एक एक पॉइंट लिखाता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि मैंने 2 लेक्चर में आपको ऑलरेडी समझाने का प्रयास किया है कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी आप देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी देश में उपभोग हो रहा है या जो भी आप चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। आप प्रोडक्शन क्या हो रहा है? प्रोडक्शन आपके गेहूँ हो रहा है, चावल हो रहा है, मक्का हो रहा है, ज्वार हो रहा है, इधर लोहा पैदा किया जा रहा है, इधर एल्युमिनियम पैदा हो रहा है, मतलब कि उत्पादन हो रहा है, इधर सीमेंट उत्पादन हो रहा है, इधर ट्रैक्टर उत्पादन हो रहा है, इधर ट्रक उत्पादन हो रहा है, इधर बसेस उत्पादन हो रहा है, ट्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, एरोप्लेन प्रोडक्शन हो रहा है, इधर इंजन प्रोडक्शन हो रहा है, इधर सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या, ये सब प्रोडक्शन है, ये सब प्रोडक्शन है। तो किसी मतलब कि अर्थव्यवस्था सिंपल अर्थव्यवस्था यानी कि किसी देश की व्यवस्था समझने के लिए जो भी प्रोडक्शन उत्पादन कंज्यूम होता है उसे कहते हैं इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अब पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका पहले हम समझते हैं ऐतिहासिक बैकग्राउंड। उसके बाद समझते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और 2024 तक हमने कैसे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, हम लोगों ने क्या कैसे कैसे हम लोगों ने इकोनॉमी डेवलपमेंट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल में हड़प्पा सभ्यता में आपने एग्रीकल्चर को जो मतलब कि जो भारतीय कृषि है वो काफ़ी प्रोडक्टिव थी, क्योंकि उस समय जो मतलब कि जो एग्रीकल्चर था वो लगभग मतलब कि रोज़गार का साधन था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने मतलब कि टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों से द्वारा निर्मित वस्तुओं का भी उत्पादन करते थे और विदेशों में जाकर के उसकी सप्लाई करते थे, यानी कि एक्सपोर्ट प्रोडक्शन होता था, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता से आपको मक्का, रागी, आपको चावल, आपको गेहूँ, आपको कपास, इसका प्रोडक्शन मिलता है हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों में। उसके बाद में धीरे धीरे हम ऋग्वैदिक काल में आते हैं। ऋग्वैदिक काल में आते हैं सेम प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर गाय को ज़्यादा महत्व दी जाती है। फिर जैसे हम सीधा एंट्री मारते हैं कि उत्तर वैदिक काल में भी सेम पैटर्न होता है।
होते होते फिर हम आते हैं क्या कहते हैं मुगल का सॉरी मगध एम्पायर में। मगध एम्पायर में आते आते सेम प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, सेम प्रोडक्शन बढ़ता है, एग्रीकल्चर फिर भी फोकस रहा। जिन राजाओं ने टैक्सेशन लगाया वो एग्रीकल्चर पर लगाया, प्रोडक्शन पर लगाया, मिल्क मतलब कि दूध दूध उत्पादन पर भी कहीं ना कहीं टैक्सेशन लगाया गया। यहाँ तक कि उसके बाद में चेरी टैक्स लगाया गया। तो ये सारे टैक्स क्यों लगाए गए? क्योंकि कहीं की प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते फिर इधर क्या कहें, उसके बाद में फिर गुप्ता एम्पायर आया। गुप्ता एम्पायर में भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, हमारी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ करती रही। राजाओं ने टैक्सेशन इम्पोज किया, ठीक है। प्रोसेस होते 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 फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार मतलब कि का शासन भारत में इस्टेब्लिश हुआ। इधर हर्षवर्धन का काल भारत में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद धीरे धीरे फिर इस्लाम धर्म का भारत में उदय हुआ, मतलब आया। उसने कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी पर इफेक्ट डाला। लेकिन जो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का जो ट्रेड था वो नहीं रुका। यानी कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और मतलब कि जिस समय इस्लामिक कंट्रीज़ का भारत में आना स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल स्टेट थे, जो हमारे जो रिलीजियस स्टेट थे, उसमें थोड़ी टेंशन्स बढ़ी। लेकिन जो हमारे इकोनॉमिक जो मतलब कि रिलेशन थे, जो हमारे ट्रेड इशू थे, वो कहीं ना कहीं हमारे कंटिन्यू होते रहे। और उसके बाद में फिर गुलाम वंश इस्टेब्लिश हुआ भारत में। मोहम्मद गौरी आया, गजनवी आया, गुलाम वंश इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद में खिलजी वंश आया, फिर क्या कहते हैं सईद वंश आया। उसके बाद में फिर तुगलक वंश आया। तुगलक वंश आने के बाद में फिर उसके बाद में लोधी वंश आया, और उसके बाद में फिर मुगल एम्पायर आया। अगर हम इस पीरियड को कवर करें तो इस पीरियड को कवर करने के बाद एक चीज़ साफ चलती है कि जो चाहे कोई भी हमारे देश का राजा रहा हो, हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और मुगल एम्पायर तक, किसी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को गिराने की साजिश नहीं रची। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को पूरा करने की कोशिश किसी राजा की नहीं रही। उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जारी रखे और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जरिए वो टैक्सेशन यानी वो टैक्स कलेक्ट करते थे, जिससे वो युद्ध करते थे। और अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर जो प्रोडक्शन का निचले स्तर चला जाता तो राजाओं को टैक्स नहीं मिलता, यानी उनको कर नहीं मिलता। और जब कर नहीं मिलता तो कैसे वो युद्ध किसी के अगेंस्ट छेड़ सकते थे, कैसे वो युद्ध किसी के अगेंस्ट लड़ सकते थे, किसी के अगेंस्ट वो युद्ध कैसे सपने में देख सकते हम इससे युद्ध करना है। चाहे हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम हो, चाहे हमारा ट्रेड सिस्टम हो, चाहे हमारा क्या कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे हमारा फॉरेन ट्रेड हो, चाहे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यानी कहीं ना कहीं हर सेक्टर में मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मुगल काल तक इन राजाओं ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर काम किया उन्होंने। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने एग्रीकल्चर पर काम किया। कहीं ना कहीं लोगों को ये मतलब प्रमोट किया कि आप एग्रीकल्चर पर फोकस करें, जिसमें तकवी जो मतलब कि किसानों को लोन दिया जाता था। ऐसा सिस्टम भी था कि तकवी सिस्टम के थ्रू मतलब किसानों को लोन दिया था। जैसे आज बैंकिंग सिस्टम जो भारत में स्टैब्लिश है, वो किसानों को लोन देती आप प्रोडक्शन करिए। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम था चलता आ रहा था। उसके बाद में जब अंग्रेजों ने भारत में एंट्री मारी 1757 के प्लासी की वॉर के दौरान, जब भारत में ब्रिटिश सत्ता कायम हुई, उसके बाद में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे डिक्लाइनेशन की ओर जाना स्टार्ट हुई। यानी कि एक ऐसा एज आ गया जहां हम भारतीय अर्थव्यवस्था को डार्क एज कह सकते हैं। यानी कि एक अंधकार युग में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था चली गई, मतलब कि धीरे धीरे जाने लगी। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत का इतना शोषण किया, इतना एक्सप्लोरेशन किया, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री का एक्सप्लोरेशन हो, चाहे वो कॉमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि चाहे वो फॉरेन ट्रेड का हो, चाहे वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने हर चीज़ का मतलब कि भारतीय कृषि को मतलब कि बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। और कोशिश क्यों की गई? वो कोशिश इसलिए की गई ताकि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था अगर यहाँ मतलब कि इसलिए खराब हुई ताकि हमें जो है रॉ मटेरियल्स मिलेगा। अच्छा, रॉ मटेरियल क्यों चाहिए? क्योंकि उस 16th सेंचुरी में ब्रिटेन में और यूरोप कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था तो वहाँ पर
क्या कहते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो चुकी थी, वहाँ पर मशीनें बन गई थी, आधुनिक मशीन बन गई थी जो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी। तो उनको चाहिए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा? भारत में। चाहे आप देख सकते हैं, आप सिल्क, कॉटन, ये हब थे भारत, मतलब कि 1700 से लेकर के 1947 तक हब था भारत में। क्या कहता है कि कॉटन, टेक्सटाइल एंड सिल्क कि भारत हब था, हैंडीक्राफ्ट का भारत हब था। यानी हमारे जो सिल्क जो कपड़े बनते थे विदेशों में उनकी बड़ी कीमत मिलती थी भारतीयों को। तो आज हम यही समझने की कोशिश करें कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे पतन की ओर ले गए, कैसे उन्होंने भारत को एक रॉ मटेरियल कंट्री बना दिया और एक फिनिश गुड्स कंट्री में कन्वर्ट कर दिया, कैसे हमारे देश को जो रुपया था वो कैसे कैसे वो अंग्रेज अपने देश की ओर धीरे धीरे बढ़ाते मतलब कैसे ले गए। और हमारे देश के राजाओं थे वो ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं ला पाए कि जिससे जो भारत पैसा था वो भारत में ही रहे और अंग्रेजों पर मतलब कि कंट्रोल करे कि जो भारत है वो रॉ मटेरियल कंट्री नहीं रहेगा और मतलब कि एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स नहीं रहेगा। हमारे देश से आप रॉ मटेरियल ले जाइए और उसका हमको आप दाम दीजिए, लेकिन ऐसा पॉलिसी भारत में अडॉप्ट नहीं की गई। तो आज उसी बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दशक में 1757 जब प्लासी का वॉर मतलब कि अंग्रेज और भारतीयों के बीच में हुआ तो उसमें इनडायरेक्टली अंग्रेज जीत गए। लेकिन उसके बाद में 1964 का जो वॉर हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, तो उसमें ब्रिटिशर्स ने 3 आर्मियों को हराया था, जिसमें एक बंगाल के नवाब थे, एक अवध के नवाब थे, उसके बाद में दिल्ली के नवाब थे। जब इन तीनों से आर्मी को हरा दिया तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने अपनी ब्रिटिश सत्ता भारत में धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट किया। उसके बाद सतारा को अपने मिलाया, उसके बाद हैदराबाद को अपने मिलाया, उसके बाद अवध को अपने राज्य मिला लिया। तो कहीं कि उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, जो अंग्रेजों की पूरी जो स्ट्रैटेजी थी वो केवल 3 बेस पे काम कर रही थी कि हमें भारतीय जो एग्रीकल्चर है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है और इसको केवल एक रॉ मटेरियल कंट्री में कन्वर्ट करना है। दूसरी ये थी कि यहाँ पर हम जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, जिसके थ्रू हम इस मतलब कि इस सिस्टम के द्वारा हम भारतीय कृषकों का या तक कि जो भी मतलब कि जो इंडस्ट्री थी भारत में उनका हम शोषण कर सकेंगे। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भारत के जो राजाओं थे, जो मतलब किंग थे, उनको कैसे अपने पालन किया जाए, उन पर कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए, उनको कैसे मतलब कि अब उनको राजा बना रखो लेकिन पूरी पावर अपने हैंडओवर में अपने हाथ में कर लो। तो ये जो 3 पॉलिसी थी अंग्रेजों की, ये धीरे धीरे कारगर साबित होती गई और एक समय ऐसा आया कि ब्रिटिश ने पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया, प्रिंसेस स्टेट को छोड़ करके। हालांकि प्रिंसेस स्टेट भी ब्रिटिश के ही कंट्रोल में थी, हालांकि उनको कुछ प्रिविलेज दे रखे थे कि आप जैसे ब्रिटेन में क्वीन विक्टोरिया को प्राप्त थे इसी प्रकार से, क्योंकि 1857 रिवॉल्ट के बाद में इन राजाओं ने साथ दिया था। साथ देने के बाद में तो इनको ये लगा अंग्रेजों को कि अगर हम इनका सपोर्ट नहीं लेंगे तो हो सकता है सत्ता हमसे उखड़ जाए इंडिया से। इसलिए इन्होंने 1858 में जब मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया तो उसमें प्रिंसेस स्टेट को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए कि ठीक है आपका संबंध वैसे होगा जैसे कि हमारे यहाँ क्वीन विक्टोरिया का होता है। तो उस पर बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, देखिए भारत में अंग्रेजों के समय 85% जो पॉपुलेशन थी वो रहती थी ग्रामीण में और 85% लोगों का जो मतलब व्यवसाय था वो क्या था, कृषि। और कृषि में उस समय मतलब कि कृषि कैसी थी, वो कृषि थी आपकी अनाज उत्पादन करने की कृषि थी। यानी कि उस समय जो किसान थे अपने पेट भरने के लिए किसान अनाज उगाते थे। अनाज में जैसे आपका गेहूँ हो गया, जैसे आपका मक्का हो गया, जैसे आपका धान हो गया, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, आलू हो गया, सरसों हो गई, मतलब इनका प्रोडक्शन करते थे। क्योंकि इनके प्रोडक्शन से ये होगा कि देश का जो मतलब देश जो है उसका पेट भरेगा और खुद का पेट भरेगा। तो इसके लिए जो पहले की जो हमारी कृषि व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो मतलब कि फूड ग्रेन आधारित कृषि व्यवस्था थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने एंट्री मारी, जब अंग्रेजों ने भारत में एंट्री की यानी प्रवेश किया, तो उन्होंने पहले पूरे सिस्टम को देखा
कि एग्रीकल्चर सिस्टम में मतलब कृषि व्यवस्था में क्या चल रहा है, जो 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 फार्मर हैं वो कौन कौन से मतलब कि उनका कृषि पद्धति क्या है, उनका कृषि सिस्टम क्या है, वो मतलब परंपरागत कृषि कर रहे हैं कि आज भी मतलब कि परंपरागत कृषि करते थे, या कुछ इनमें मॉडर्नाइजेशन आया हुआ है, जैसे कि इंडिगो नील की खेती करना, या आपको क्या क्या कैश क्रॉप बोना। ऐसी सिस्टम पहले अंग्रेज समय में नहीं थी भारत में। तो वो यही चेक कर रहे थे कि जो मतलब परंपरागत कृषि हो रही है या इसमें कुछ कैश क्रॉप भी ये बोने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उस समय जो पॉपुलेशन थी वो केवल और केवल मतलब फूड ग्रेन आधारित कृषि की जा रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेजों ने भारत पर मतलब कि पूरी सत्ता कायम कर ली, तो जिस स्टेट को जीते थे वो अपना सिस्टम इम्पोज करते थे कृषि पर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर। और उन्होंने पहले क्या किया, पहले क्या करते थे, पहले जमींदारी सिस्टम लाते थे, यानी उस स्टेट पर जमींदारी सिस्टम ले आए। उस जमींदारी सिस्टम होता ये था कि जो यानी कि इसे कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी सिस्टम। इसमें क्या करते थे, इसमें एक ही मतलब कि एक मतलब कि एक एक रेशियो बनाते थे कि बाय द वे कि अगर देश में, अगर पूरे इंडिया में 10 क्विंटल गेहूँ पैदा हुआ, ठीक है, तो इसमें हम 8% या 9% जो है हम इस पे रेशियो में टैक्स वसूल करेंगे। 8% मान लिया कि टैक्स वसूल करेंगे, और वसूल करने बाद में जो जमींदार होता था वो इस टैक्स को पहुंचाता अंग्रेजों के पास पहुंचाता था, और जो कुछ टैक्स होता था वो जमींदार अपने पास रखते थे ताकि कृषि का विकास कर सके। ठीक है, तो अब हुआ ये कि जमींदारी सिस्टम जो थी उसने कहीं न कहीं कृषि को बढ़ावा नहीं दिया, जबकि किसानों का शोषण करना स्टार्ट किया। कभी प्रोडक्शन 8 क्विंटल हुआ, कभी प्रोडक्शन 7 क्विंटल हुआ। जरूरी नहीं कि हर साल प्रोडक्शन बराबर हो, अच्छा तो जरूरी नहीं है, लेकिन उनको 8% की ही दर से उनको मतलब टैक्स चाहिए, उनको लगान चाहिए। और जब किसान लगान नहीं दे पाता था तो जो किसान जमीन होती थी वो इनको ये कब्जा कर लेते थे, किसान कब्जा कर लेते थे। और इनके लिए एक मैंडेटरी ये था कि अगर तयशुदा डेट में अगर आपने यानी एक फिक्स डेट में अगर आपने लगान वसूल करके नहीं आप कर पाए तो आपकी जो जमींदारी सिस्टम वो खत्म हो जाता है। इसे कहते थे सूर्यास्त का नियम बोलते थे, यानी सूर्यास्त का नियम बोलते थे। तो जिम्मेदारी सिस्टम को पहले इन्होंने लागू किया मतलब कि अपने क्षेत्र पर किसानों के ऊपर, तो इससे किसानों का शोषण होना स्टार्ट हुआ। अंग्रेज तो शोषण कर ही रहे थे, साथ में जमींदार थे ये भी कहीं किसानों को शोषण कर रहे थे। शोषण करने के कारण जो कृषि व्यवस्था धीरे धीरे वो गड्ढे में जाने लगी, धीरे धीरे जो प्रोडक्शन था धीरे धीरे लो होने लगा। अब उसके साथ दूसरी सिस्टम क्या किया, इनका क्या कि जैसे मान ये एक जमीन का टुकड़ा है, ये पहले क्या होता था कि पहले की हम 70% लैंड पर क्या बोलते थे, क्या मतलब कि फूड ग्रेन बोलते थे, यानी अनाज बोलते थे, और 30% मान लिया 30% पर हम कहते थे इंडिगो बोलते थे, सपोज मान लिया। अब जब अंग्रेजों ने जब एंट्री मारी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि आप 20% केवल आप बोइए फूड ग्रेन बोइए और 80% आप बोइए इंडिगो बोइए, यानी ये कैश क्रॉप थी। तब जब हुआ तो अब धीरे क्या हुआ, धीरे ये हुआ कि इंडिया में अकाल आना स्टार्ट हुआ, यानी लोग भुखमरी का कगार पहुंचने लगे, लोग यहाँ पर अकाल आने लगा। और जो कैश जो ये इंडिगो थी ये अंग्रेज ले आते थे, ये इसका और ये जो मतलब कि जब इसका जो दाम देते थे अंग्रेज, ये पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि आपको हम इतना मतलब बाय अगर सब मतलब पूरे साल अगर आपने इंडिगो बोया तो हम आपको केवल 20 रुपये देंगे, जबकि यहाँ पर लागत पूरा काम 100 रुपये होता था। तो मतलब यहाँ कहेंगे कि किसानों से बेगारी कराई जाती थी। तो एक तो ये सिस्टम, एक जमींदारी सिस्टम, उसके बाद में अंग्रेज द्वारा शोषण, उसके बाद में जमींदारों शोषण, उसके बाद में फिर ये कैश क्रॉप ले आए, यानी कि इन्होंने फिर फूड ग्रेन सिस्टम के बदले इन्होंने कैश क्रॉप बोना स्टार्ट किया इंडिया में। तो जिससे इंडिया में भुखमरी स्टार्ट हुई, यानी देश में अकाल की स्थिति पैदा होने लगी। कहते हैं कि 1843 में जो बंगाल का जो अकाल पड़ा था उसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे।
तो ये एक तो ये तीसरी सबसे बड़ी चीज़ थी कि इन्होंने क्या किया था कि एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया था, यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया था। मतलब वाणिज्यिक क्या होता है कि किसान, कोई भी किसान अपनी ज़मीन को बेच सकता है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, किसान मतलब कि अपनी ज़मीन को बेच ही सकता था। लेकिन तो इन्होंने क्या किया, किसान अपनी ज़मीन को बेचना मतलब कि स्टार्ट किया। इन्होंने क्या एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो कहेंगे ये भी एक कहीं ना कहीं शोषण का कारण बना, तो कहीं ना कहीं जब ये सारी व्यवस्था जब अंग्रेजों ने जब भारत पर जानबूझकर थोपना स्टार्ट किया, चाहे वो आपका जमींदारी सिस्टम हो, चाहे आपका सूर्यास्त का नियम हो, चाहे आपका कैश क्रॉप हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर कमर्शियल ऑफ एग्रीकल्चर हो, जब ये इन्होंने थोपना स्टार्ट किया भारत कृषि के ऊपर, तो कृषकों ने क्या किया, किसानी करना छोड़ दिया। जब किसानी करना किसानों ने छोड़ दिया, तब उन्होंने क्या किया, तब जो किसान थे वो आ गए इंडस्ट्री में आ गए। जब इंडस्ट्री में आ गए उन्होंने इंडस्ट्री को भी बर्बाद करने की कोशिश की। ठीक है, तो जब हमारे किसान इंडस्ट्री जब जाने लगे, मतलब पलायन कर गए गांव से, गांव छोड़ जाने लगे, क्योंकि कृषि में तो घाटा होने लगा था। तो किसान गांव छोड़ के शहर क्यों भाग रहे थे, वहाँ गुजारा बसर कर रहे थे, अपनी जीविकोपार्जन के लिए कुछ छोटा मोटा काम कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को वो भी पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने दूसरा अटैक किया, टेक्स इंडस्ट्री पर अटैक किया। इंडस्ट्री अपना अटैक करना स्टार्ट किया। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये जब अंग्रेजों ने खेती को पूरी तरीके से चौपट करने के बाद में, तब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि कैसे हम औद्योगिक क्षेत्र को कैसे हम बर्बाद करें। अच्छा, औद्योगिक क्षेत्र कैसे भारत में बर्बाद हुआ, उसके पीछे भी कई रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो कृषि से जो मतलब कि उनको रॉ मटेरियल मिलता था अंग्रेजों को, वो भेजते थे अंग्रेज अपने देश में, कि उनके पास आधुनिक मशीनें थी, मॉडर्न मशीनें थी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी थी, उनके पास ऐसे मतलब कि मशीनें थी कि वो मतलब कि कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते, वो मशीनें कर सकती थी। तो जब कंपनियों ने जब प्रोडक्शन किया, तो आखिरकार जो फिनिश गुड्स है वो कहाँ बेचे अंग्रेज। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि भारत में मतलब कि जो उनकी जो बड़ी वस्तुएं थी भारत में, ये दिनों मतलब धीरे धीरे इन्होंने भारत के मार्केट में लाना स्टार्ट किया। जो वहाँ की जैसे शर्टें हुई, ठीक है, और जो भी सामान थे वो इन्होंने लाना स्टार्ट किया। अब देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने क्या चेक किया कि भारत में दूसरा सेक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या चीज़, देखिए उस समय जो था सबसे पहले रॉ सिल्क था। कॉटन था, कॉटन प्रोडक्शन होता था। उसके बाद में वूल प्रोडक्शन होता था। उसके बाद में शुगर होता था। उसके बाद में इंडिगो तो बात की बात है, इनको प्रोडक्शन होता था। जूट का प्रोडक्शन होता था। मतलब कि ये हमारे देश में मतलब कि उस अंग्रेजों समय हमारे देश में इसका प्रोडक्शन किया जाता था। चाहे आपका वो सिल्क हो, चाहे कॉटन हो, चाहे वूल हो, शुगर हो, इंडिगो हो या जूट हो, खासकर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। अब और जो ये जब हमारे जो इंडस्ट्री थे, जब उनको ये रॉ मटेरियल मिलता था तो वो अपने सामान को बनाते थे, कपड़े को बुनते थे, वूल कपड़े ठंडियों में बुनते थे, ताकि इनको बना करके हम विदेश में बेचें और हमको अच्छा खासा रुपया मिलेगा, हमारा जो मतलब हम धनी बनेंगे। लेकिन हुआ क्या, जो कंपनियां थी जो भारत में जो ये प्रोडक्शन कर रही थी, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे ये कंपनी भारत की है सी,
और ये कंपनी अंग्रेजों की है। बी बी अब ये हुआ कि भारत का जो रॉ मटेरियल था वो अंग्रेज ले जाके अपने देश में ले जाने लगे, और जो यहाँ जो इन्होंने मतलब कि जो अपना प्रोडक्शन बनाया, यानी जो मतलब कि वस्तुएं निर्मित की, वो भारत की मार्केट में आना स्टार्ट किया। जब भारत के मार्केट में ये मतलब कि अपने फिनिश्ड गुड्स यहाँ स्टार्ट किया, चाहे वो वूल कपड़े हो, चाहे वो रॉ सिल्क बने हुए कपड़े हो, चाहे वो कॉटन बने कपड़े हो, चाहे वो शुगर हो, यानी चाहे जूट के बने हुए मतलब वस्तुएं हो, जब भारत में आना जब इन्होंने स्टार्ट किया, वो भी सस्ती दामों पर, क्योंकि वहाँ लागत कम लगती थी, यहाँ लागत ज़्यादा लगती थी। तो इससे हुआ कि जब इन्होंने मतलब कि भारत के मार्केट में मतलब कि ये वस्तु उतारना स्टार्ट हुआ, तो भारत के जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि इनकी बनी वस्तुएं जो थी वो महंगी थी, उनको लेना ही बंद कर दिया, और अंग्रेजों की जो बनी वस्तुएं सस्ते दाम थी उनको भारत के लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। जब यहाँ के लोगों ने भारत की वस्तु को मतलब अंग्रेजों की वस्तु लेना स्टार्ट किया, तो इनकी जो वस्तुएं थी वो क्या हुई, वो मार्केट बिक नहीं रही थी। तो अब इसके बाद क्या सबसे बड़ा इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि इन्होंने भी धीरे धीरे अपना जो मतलब इंडस्ट्री खोल रखे थे, एमएसएमई सेक्टर खोल रखे थे, वो कहीं न कहीं बंद होते जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया कि बहुत बड़ी मात्रा में भारत के जो इंडस्ट्री थे वो ठप हो गए, वो बंद हो गए, वो बंद कगार की ओर पहुँच गए। तो कहीं के अंग्रेजों ने इस पर भी अटैक किया। पहले तो अटैक किया क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर पर, फिर अटैक किया इंडस्ट्री सेक्टर पर, यानी कि उन्होंने इंडस्ट्री को पूरी बर्बाद कर दिया। भारत से रॉ मटेरियल लेते थे, अपने देश ले गए, यहाँ से वस्तु निर्मित की, भारत के मार्केट में बेच दिया करके। तो ये भी एक रीजन था कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करने की, भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने की। उसके बाद करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड, आप लोगों ने प्रेजेंट टाइम सुने होंगे कि भारत ने G20 के साथ की संस्था ग्रहण कर ली, भारत ने WTO में पार्टिसिपेशन कर लिया, भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, भारत ने आसियान देशों के साथ में एग्रीमेंट किया, भारत RCEP में शामिल नहीं हुआ। आखिरकार क्या है ये, आखिर क्या है ये सारे, क्या है ये सारे संगठन हैं। ये इन संगठन का काम ये होता है कि इन जो ये संगठन जो देश हैं, इनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो इनकी पारस्परिक संबंध हैं, वो कैसे विकसित हो, और मेनली भारत किसी देश की अर्थव्यवस्था की देश साथ कैसे मजबूत हो, इसके लिए ये लोग प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए क्या किया, इसके लिए इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पास किया, ताकि हम दो देशों के बीच में जो मतलब व्यापार हो रहा है वो सुगमता से हो और उसमें कोई अड़चन ना आए। लेकिन जब अंग्रेजी भारत में थे तो वो क्या कर रहे थे, उनकी पॉलिसी क्या थी, वो कैसे भारत के इंडस्ट्री सेक्टर को बर्बाद कर रहे थे, वो भारत के कैसे की कॉमर्स सेक्टर को बर्बाद कर रहे थे। देखिए, इसका मतलब होता है विदेशी व्यापार। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर के मुगल एम्पायर तक भारत का विदेशी देशों के साथ में मतलब कि फॉरेन ट्रेड था, चाहे वो आपका मेलुहा हो, दजला फरात हो। हड़प्पा सभ्यता में उस समय भी हमारा फॉरेन ट्रेड होता था विदेशी देशों के साथ में, और कहीं ना कहीं हमारा ये जो प्रोसीजर था मुगल एम्पायर तक भी कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन ट्रेड हर देशों के साथ होता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने फॉरेन ट्रेड पर कंट्रोल कर दिया। अब कंट्रोल क्या किया, कंट्रोल ये किया कि जो भी भारत में वस्तु निर्मित होती थी, चाहे वो आपका सिल्क हो, चाहे आपका क्लॉथ, चाहे आपका कॉटन हो, या आपका शुगर हो, या आपका मतलब कि या कुर्ता हो, मतलब कि चाहे लोहा हो, चाहे आपका हाथ बनाने वाले बर्तन हो, जैसे कि कुर्सी होती है, बांस की बहुत सारी मतलब कि कुर्सियाँ बनाई जाती हैं। तो ये सब एक हथकरघा उद्योग था। तो जब इनको मतलब कि भारतीय लोग विदेश बेचते थे तो भारत का रेवेन्यू जनरेट होता था, यानी जिसे कहते हैं फॉरेन रिजर्व मतलब जमा होता था। तो इससे क्या थी, हमारे देश की इकॉनमी जो थी वो बूम कर रही थी। जब मुगल एम्पायर भारत में तो भारत की जो GDP थी वो 33% थी पूरे विश्व में, और जब अंग्रेज छोड़ गए 2% GDP थी हमारे देश की।
इतना लूटा अंग्रेजों ने हमको। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने फिर जब इन्होंने क्या किया, एक तो रॉ मटेरियल ले गए अपने यहाँ से, फिर फिनिश गुड्स यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मार्केट में डंप करना स्टार्ट किया। इससे क्या यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कपड़े खरीदने बंद कर दिया। हमारे जो लोकल जो मतलब कि जो व्यापारी थे, तो कहने कि उन लोगों ने भी व्यापार करना छोड़ दिया। तो एग्रीकल्चर से भी मतलब कि जो एग्रीकल्चर जो फार्मर थे वो उन्होंने फार्मर छोड़ दी, मतलब किसी छोड़ दी। जो व्यापारी थे उन्होंने मतलब व्यापार करना छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या गंदगी फैलाई इंडिया में। ये इतने नीच थे, ये इतने गरीब थे, ये अपने आप को कहते हैं कि हम मॉडलाइज, मतलब हम भारत को मॉडलाइज से बनाने आए थे। ये भारत को केवल और केवल कंगाल और अपंग बनाने आए थे। हम लोग कहते हैं ना कि लॉर्ड माउंटबेटन, अरे लॉर्ड कहना बंद कर दो इन जैसे लोगों को। इनकी मेंटालिटी, इनका एटीट्यूड, इनका कहीं ना कहीं इनका मोटिव ये था कि भारत को हम पंगु बना दे। आज जो ब्रिटेन जो बड़ी बड़ी इमारतें देख के अपना गर्व करता है ना कि हमारे मतलब कि हमारे भारत में कि हमारे अंग्रेजों में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी, कहीं ना कहीं वो भारत के खून पसीने की कमाई से आपकी बनी है। कहीं कि आपने भारत को लूटा है, आपने भारत को कहीं ना कहीं अंधकार में डाल दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आपने बिल्कुल बर्बाद करके चले गए हैं। तो जब अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे बाद में कि अब होता है ये कि जैसे अंग्रेजों ने क्या किया कि जब यहाँ पर भारतीय जब मतलब कि जब अंग्रेज अपना यहाँ पर सामान लाते थे इंडिया में, तो क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी फ्री कर देते थे। यानी कि कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जब भारत में अंग्रेजों का सामान आता था तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो इससे जो अंग्रेजों का जो सामान था, जो गुड्स थे, वस्तुएं थी, वो सस्ते दामों में बिकती थी। और वहीं जब भारतीय सामान यानी कि जब इंडियन गुड्स जब किसी विदेशी कंट्री में जाता था तो उस पर उन्होंने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी लगा रखी थी। तो जब मतलब कि ये जब भारतीय जब वस्तुएं जब किसी विदेशी कंट्री में जाते थे तो उस पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगा रखी थी। तो इससे क्या थी, विदेशों में जो भारतीय वस्तुएं थी वो महंगी बिकती थी। इस कारण से भारत का धीरे धीरे जो मतलब कि हमारा जो व्यापार था, जो फॉरेन ट्रेड था, वो कहीं धीरे धीरे हमारा गर्त में जाने लगा। हमारा फॉरेन ट्रेड कंट्री के साथ में बंद होना स्टार्ट हो गया। जब बंद होना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में जो हमारे बेचारे जो मतलब कि क्या कहते हैं, जो हमारे व्यापारी वर्ग थे, अब वो क्या कर सकते थे, क्योंकि आपने टैक्स लगा रखा है। आपने जब अपना सामान लाते हो तो टैक्स फ्री है, जब भारत सामान जाता है तो आप टैक्स लगा देते हो। तो ये गंदगी उन्होंने फैला रखी थी भारत में। तो ऐसे कहने की भारत के व्यापार भी उन्होंने मतलब बर्बाद किया। भारतीय जो फॉरेन ट्रेड था हमारे साथ में, जो पैसा आता था हमारे मतलब विदेशों से हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं वो भी आना बंद हो गया। तो ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था और धीरे धीरे बर्बाद होती चली गई, यानी खराब होती चली गई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि अधोसंरचना। अधोसंरचना क्या होता है, आपने सुना होगा जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, रेलवे का निर्माण किया, बंदरगाह बनवाए, एयरपोर्ट बनवाए, सड़कें बनवाई, ब्रिज बनवाए, पुल बनवाए। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि जो कृषि के जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर था वो उन्होंने बर्बाद कर दिया। जो इंडस्ट्री के जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो मशीनें थी भारत में, जो हथकरघा उद्योग में जो मशीनें टूल्स लगते थे, उनको उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन इधर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने रेल, सड़क, पोर्ट, उसके बाद में हवाई जहाज, हवाई अड्डे, उसके बाद में इन्होंने पुल, इनका निर्माण करना स्टार्ट किया। आखिर इन्होंने ये निर्माण क्यों किया था, सिर्फ अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में अगर किसी का सबसे बड़ा रोल रहा है तो रेलवे का था। 1853 में
भारतीयों ने अंग्रेजों ने मतलब इंडिया में रेल का इंट्रोड्यूस किया, और 1947 आते 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 रेलवे ने भारत का इतना शोषण किया कि भारत की जीडीपी केवल 2% रह गई थी। सबसे रेल का योगदान था रॉ मटेरियल को ढोने में, गुड्स मतलब फिनिश गुड्स को मार्केट में उतारने के लिए रेल रिस्पॉन्सिबल थी। उसके हमने सड़क बनवाई, पोर्ट बनवाए, हवाई। अब पोर्ट क्यों बनवाए, आखिर का बंदरगाह क्यों बनवाया, ताकि इनको रॉ मटेरियल ले जाना था इसके थ्रू, और इसके थ्रू भारत में फिनिश गुड्स उतारना था। हवाई अड्डे क्यों बनवाए, यहाँ यहाँ पर हवाई जहाज उतरेंगे, यहाँ से भी फिनिश गुड्स आएंगे, यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा। पुल क्यों बनवाए, ताकि रेल और सड़क को सुविधा हो, लिंक बने एक दूसरे से, ताकि सुगमता पूर्वक पोर्ट पहुँचा जा सके, हवाई अड्डा पहुँचा जा सके, रेलवे स्टेशन पहुँचा जा सके। तो इसलिए अधोसंरचना पर भी काम किया, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने। भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है उससे कोई मतलब नहीं था उनको, सिर्फ अपने इकोनॉमी के लिए ये लोग सारा प्रयास कर रहे थे। इतने नीच, इतने ये गंदे पुरुष थे। उसके बाद में आपका आता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। भारत में 1881 में ऑफिशियली भारत की जनगणना कराई गई थी पहली बार। क्यों कराई गई थी, ये चेक करने कराई गई थी 1881 में फर्स्ट सेंस ऑफ इंडिया, यानी भारत की जनगणना। जैसे आज भी होती है, हालांकि 2021 में हो रही थी, लेकिन लटकी पड़ी है जातीय जनगणना के बेस पे। तो यहाँ से जनगणना स्टार्ट हुई। अब यहाँ उन्होंने क्या चेक किया, उन्होंने यहाँ ये चेक किया कि कितने यहाँ पर लेबर स्किल हैं, कितने, अगर हम यहाँ पर उद्योग धंधे खोलेंगे कितने लोग स्किल हैं, कितनों को हम अपने देश भेज सकते हैं, ताकि कि वहाँ अंग्रेज ब्रिटेन जाएंगे तो वहाँ पर इंडस्ट्री में काम करेंगे, जो हमारी बनाई फैक्ट्री है उसमें काम करेंगे। कितने अनस्किल्ड हैं, उनको कितना हमको स्किल में टाइम लगेगा, करने लगेगा, ठीक है, कौन सा मजदूर है, और सबसे बात कितनी इनकी अंदर एफिशिएंसी, कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की। यानी इसको चेक करने के इन्होंने क्या किया, भारत में जनगणना करवाई, ताकि जो मतलब ब्रिटेन में जो फैक्ट्री ओपन हो रही थी उनमें भारतीय मजदूरों को भेजा जाए, और वहां जाकर के ये इस फैक्ट्री में काम करे जाकर के। इनका मोटिव यही था। आखिर एग्रीकल्चर बर्बादी क्यों बर्बाद किया, ताकि ये छोड़े किसानी छोड़ करके सीधे यहाँ पहुँचे हमारे देश में। उसके बाद में इंडस्ट्री बर्बाद किया, क्यों बर्बाद किया, यहाँ पहुँचे जा करके हमारे यहाँ फैक्ट्री में काम करें। तो इनका मोटिव यही था, इसलिए इन्होंने जनगणना करवाई थी। और एक बात और, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR, जब 1921 में इसकी रिपोर्ट आई तो बहुत भयावह स्थिति थी, इतनी भयावह स्थिति थी कि लगभग 1000 बच्चों पर 250 बच्चे पर मंथ या पर ईयर डेथ हो रही थी, हो रही थी। और जो भारत का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था जो, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कितना था, 32 साल था, केवल 22 ईयर्स था जब अंग्रेज भारत शासन कर रहे थे। लेकिन अब वही क्या हुआ है कि अभी जो रिसेंटली जो 2023 का डेटा है उसमें 26.6% जो है वो IMR रेट है, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 26% था, 26% है। तो कहीं ना कहीं 1921 के बाद में देश में जो इन्फेक्ट जो IMR था वो धीरे धीरे कम होता गया।
ठीक है। और जो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपकी है 69 ईयर्स वर्तमान प्रेजेंट टाइम में। तो आगे बात करेंगे आखिरकार कि जब भारत आज़ाद हुआ तो 5 ईयर्स प्लान ने देश में क्या रोल अदा किया, भारतीय सरकार ने कैसे देश की जो ये जो गंदगी फैला गए थे भारत की अर्थव्यवस्था को, कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने, कैसे देश की सरकार ने कैसे मैनेज किया, जो आज हमारी भारत की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर जा रहे हैं। क्यों? हमारे भारत के जितने प्रधानमंत्री उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, खासकर नेहरू जी, खासकर शास्त्री जी, खासकर इंदिरा जी, खासकर अटल जी, इन लोगों ने इकोनॉमी में बहुत बड़ा मेजर रोल अदा किया है। हम उस पर बात करेंगे, जब समय आएगा उस पर बात करेंगे। और लास्ट आपको रह गया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि व्यवसायिक संरचना। लास्ट पॉइंट और रह गया है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि व्यवसायिक संरचना। अब देखिए व्यवसाय, जो हमारे व्यवसाय संरचना वो कैसी थी। देखिए भारत में एग्रीकल्चर तबाह हो गया था, भारत में इंडस्ट्री तबाह हो गई थी, भारत में कहीं कि एग्रीकल्चर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कहीं कि बर्बाद हो चुका था, और जो अंग्रेजों का जो बनाया हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कहीं कि भारत का सिर्फ शोषण कर रहा था। तो भारत में अब क्या व्यवसाय बचे थे और व्यवसायिक स्ट्रक्चर क्या था? व्यवसाय क्या थे भारत में? पहले एग्रीकल्चर थी, 85% लोग डायरेक्टली कृषि में इन्वॉल्व थे, रोजगार का साधन था, पेट भरने का साधन था, शिक्षा का, जब मतलब किसान जब मतलब फसल उगाता था तो उससे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था, अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता था, हॉस्पिटल में मतलब कि बीमार होता तो हॉस्पिटल जाता था, और भी काम थे उसके वो भी करता था। लेकिन जब 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 लोगों का कृषि से मोह भंग हुआ तो वो भगे शहर की ओर। जब वहाँ से अब जब वहाँ गए तो वहाँ ने गंदगी फैला दी कि जितने भी वहाँ इंडस्ट्री थी वो अंग्रेजों ने अपना सामान ला के भारत में सप्लाई करके भारत के उद्योगों को ख़त्म कर दिया, क्योंकि भारतीय इतने महान हैं कि वो अपने देश का सामान खरीद नहीं सकते, भारतीयों का सामान खरीदे, और खरीदने की मजबूरी थी क्योंकि वो सस्ते मिल रहे थे। इस जब 1905 में जब स्वदेशी बैकवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया तो तिलक जी ने क्या नारा दिया था कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। गोपाल गोखले ने क्या नारा दिया था, हम स्वदेशी अपनाएंगे। हम अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार क्यों कर रहे थे? ताकि जो इन्होंने गंदगी फैला रखी थी इसके लिए, और जब भारत में जो निर्मित जो मतलब वस्तुएं थी उनका क्या हो, धीरे धीरे प्रमोशन हो, उनको बढ़ावा दिया जाए। जो हमारे जो मतलब हमारे देसी जो वस्तुएं थी जो हमारे देश के लोग निर्मित करते थे उनको बढ़ावा दिया जाए, वो देश में धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो, ताकि हमारे देश का ट्रेड है वो बढ़े। तो एग्रीकल्चर में बात किया, इंडस्ट्री पर बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर दिया, तो भारत पास व्यावसायिक संरचना क्या बची थी? केवल अंग्रेजों की फैक्ट्री में जाओ, काम करो, वहां पगार पाओ, अपना जीवन यापन करो। ये कामागाता मारू आपने सुना है? कामागाता मारू जहाज इंसिडेंस वही था। तो इन लोगों ने इतनी गंदगी फैला करके ये लोग चले गए हैं। वही जब हमारी पहली 5 ईयर्स प्लान लॉन्च हुआ, जब हमने मतलब जब क्या हुआ, जब महानबोलिस जब मतलब कि मॉडल तैयार हुआ भारत में, महानबोलिस, तो उसके बाद में तो 1950 में योजना आयोग बनाया गया और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। उसमें किस पे फोकस किया गया? मेनली एग्रीकल्चर किया गया था फोकस, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर फोकस किया गया था। और जो पॉलिसी थी वो हार्वर्ड डोमर मॉडल थी, यानी कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कल लिखाएंगे, आपको पूरा स्ट्रक्चर लिखाएंगे और बताएंगे कि इन्होंने कैसी गंदगी फैला गए थे, हमारी सरकार ने कैसे उस गंदगी को धीरे धीरे साफ करना स्टार्ट किया। तो आज की वीडियो में इतने रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा।
क्योंकि देखिए, अगर आपको इकोनॉमी समझिए तो आपको पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पढ़ा था आज इंडियन इकोनॉमी, फिर आपको पढ़ाएंगे इश्यूज़, मतलब कि ये इश्यू थे किस कारण से भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई थी। अब ऐसे इश्यूज कौन से आएंगे जिससे भारतीय व्यवस्था को धीरे धीरे गति मिलेगी, धीरे धीरे पृथ्वी अर्थव्यवस्था मतलब कि बढ़ती चली जाएगी, जो हमारी जीडीपी जो मतलब ऐसे जाती कैसे हम ऐसे जाएंगे, इस पे काम करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि ग्रोथ संसाधन क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे, ग्रोथ क्या होता है उस पर बात करेंगे, और डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना देते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे, आप लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आई होप, आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।